नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर बूस्टर की इस प्यारी सीरीज सीजन 3 सेशन 14 में। कैसे हैं आप? आते ही सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जैसा हमने आपसे कहा है, गुड डीड फॉर द डे। पिछले 24 घंटे में एक बढ़िया काम आपने क्या किया? एज फार एज हेल्पिंग सम अदर ह्यूमन बीइंग और सम एनिमल इज कंसर्न, किसी व्यक्ति की, किसी इंसान की, किसी पशु की आपने मदद की पिछले 24 घंटों में, शेयर कीजिए ताकि बाकियों को मोटिवेशन मिले। शुरू करते हैं आज का काम, करंट अफेयर्स बूस्टर सेशन नंबर 14 सीजन 3। सबसे पहले रजत कुमार के पास चल रहे हैं मुजफ्फरपुर। बड़े ही प्यारे हमारे स्टूडेंट हैं, मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। फिलहाल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में आप कांस्टेबल हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है रजत, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो मेहनत करके जीवन में कुछ बन रहे हैं और देश की इतनी सेवा कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, खूब तरक्की कीजिए, हम आपके साथ हैं। मजा आ जाता है, इतने प्यारे प्यारे बच्चों के टेस्टिमोनियल आते हैं। तो आप क्यों पीछे हैं? फटाफट टेस्टिमोनियल लिखिए, लिंक आपके सामने है bit.ly/ptkd। भर दीजिए हमारे इनबॉक्स को आपके टेस्टिमोनियल से भैया, ज्यादा देर ना करें। आज की पहली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अलग टाइप की खबर है। एक बहुत लंबी चौड़ी स्टडी, 6000 लोगों के ऊपर डायबिटीज ढूंढ के निकाला गया, 1,32,000 लोगों में से 21 देशों में 9.5 सालों में। और वो जो 1.25 लाख लोगों के ऊपर सर्वे 9.5 सालों तक हुआ 20 से ज्यादा देशों में, उसका निचोड़ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक स्टडी ने ये पाया, इसी स्टडी ने, कि अगर आप अधिक चावल खाते हैं, व्हाइट राइस की बात हो रही है, प्रतिदिन, तो आपको मधुमेह का रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और वो भी दक्षिण एशिया के लोगों में सबसे अधिक पाई गई है। तो रिसर्च हैज फाउंड that a continuous very high intake of white rice is as good as you inviting diabetes inside your body. साउथ एशिया का एवरेज इंटेक ऑफ व्हाइट राइस जबरदस्त 630 ग्राम पर डे पाया गया। और चाइना के कंपैरिजन में या साउथ ईस्ट एशिया के कंपैरिजन में हमारा व्हाइट राइस, नॉर्मल सफेद चावल का जो खपत है बहुत ज्यादा था। और हमारे यहां चावल से पैदा होने वाले डायबिटीज, हालांकि एकदम डायरेक्ट लिंक तो कोई भी प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन आ रहे हैं उसके ऊपर, सबसे ज्यादा पाया गया है। दिस इंटेक कंबाइंड विथ रिड्यूस फिजिकल एक्सरसाइज। अब देखिए, कुछ तो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं डायबिटीज के। अब डायबिटीज की बात हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और डायबिटीज एक ऐसी डिजीज है जो बोलती नहीं है लेकिन अंदर से आपको मारती है, अंदर से खोखला करती है अगर आप उसको ट्रीट ना करें तो क्यों होता है डायबिटीज? इस तरह का भोजन, ऐसा दावा है, प्लस फिजिकल एक्सरसाइज की नितांत कमी, प्लस जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, प्लस जेनेटिक फैक्टर, ऐसे सब मिलके ये बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन बना देते हैं और डायबिटीज अच्छे खासों को हो जाता है। समस्या ये होती है कि जब आप बहुत ज्यादा चावल रोज 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 खाते हैं, ऐसा ये साइंटिस्टों का कहना है, तो आपकी जो पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी खाने के बाद, खासतौर पर लंच के बाद, सुबह तो कोई चावल दाल खाता नहीं है, दोपहर कोई खाते हैं, रात कोई खाते हैं, तो उसके बाद जो पोस्ट प्रेंडियल जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा इंसुलिन सीक्रीट करना पड़ता है ताकि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, यानी कि यूग्लाइसीमिया यानी सामान्य शुगर, तो 140 का लेवल एक मेंटेन करने के लिए आपके जो पैनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस के बीटा सेल्स हैं उनको भयंकर मेहनत करनी पड़ती है। तो एक दिन वो थक जाते हैं, त्यागपत्र देके घर चले जाते हैं कि भैया अब हमसे नहीं होता, तू खा तेरे चावल, हम तो इंसुलिन नहीं बनाएंगे। और वहां से आदमी डायबिटिक हो जाता है। आई होप आपको कहानी समझ में आई कि ये स्टडी क्या है। तो फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो व्हाट आर द बीटा सेल्स, मैंने सोचा ये डायग्राम ले आऊं। तो दोस्तों, आप वहां पैनक्रियाज देख रहे हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट देख रहे हैं, पैनक्रियाज में आप आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस देख रहे हैं, और पैनक्रियाटिक आइलेट जो होता है उसमें अल्फा सेल, बीटा सेल जो है इंसुलिन बनाते हैं। और ये इंसुलिन की जहां कमी हो गई तो आपको मधुमेह का रोग हो जाता है। तो यह है सारी कहानी हमारे भोजन में सफेद चावल से जुड़ी। अब नेचुरली व्यूज, काउंटर व्यूज दोनों होंगे, लेकिन ये है स्टडी बड़ी इंटरेस्टिंग। तो अब मुझे तो चावल खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं साथ ही साथ फिजिकल एक्सरसाइज 1 घंटे की रोजाना करता ही हूँ। वॉकिंग है, साइकिलिंग है और क्लाइंबिंग है सीढ़ियों की, ये मैं विदाउट फेल करता ही करता हूँ। तो उस वजह से काफी सेहत ठीक रहती है। आप भी जरूर करें, आपको भी बहुत फायदा होगा। हमारा पहला सवाल, वाई इज डायबिटीज अ डेंजरस डिजीज इफ नॉट मैनेज्ड वेल? इसका कोई तकनीकी जवाब हमें दीजिएगा, हमें मजा आएगा। चाइना टू प्लान स्वीपिंग सपोर्ट फॉर चिप सेक्टर टू काउंटर ट्रम्प। अब ये बहुत बहुत शानदार कहानी है।
दुनिया में ये जितनी आधुनिक सभ्यता है, मानव सभ्यता, ये एक चीज पर टिकी है फंडामेंटली, सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स। ये लैपटॉप हो गया, हमारा मोबाइल फोन हो गया, हमारे टेलीविजन सेट हो गए, हमारे फाइटर जेट्स हो गए, हमारे टैंक्स हो गए, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीनें हो गई, सबका बेसिक कोर क्या है, सबका हार्ट क्या है, एक सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप। उसी से सब कुछ चलता है। और जिसके पास वो सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बनाने की टेक्नोलॉजीज हैं, जो कि ब्लीडिंग एज है, मतलब वो लिटरली रॉकेट साइंस होता है, क्योंकि एकदम माइक्रो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स आप बनाते हैं, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन अ स्मॉल 1 by 1 स्क्वायर इंच चिप, गॉर्डन मूर्स लॉ वगैरह, वो दुनिया पे राज करता है। राज, ये सारी डिजाइन अमेरिका से आती हैं। तो दुनिया में चिप फैब्रिकेटिंग कंपनीज जो होती हैं, फैब्स जिनको कहते हैं, फाउंड्रीज कहते हैं, चाइना के पास अपनी ऑथेंटिक ओरिजिनल कटिंग एज फाउंड्रीज की थोड़ी सी कमी है। अब ट्रंप को ये पता है, तो ट्रंप ने पिछले 6 महीने में क्या किया, हुआवे जैसी कंपनियों को जान से मार देने के लिए उन्होंने पहले तो हुआवे पे सीधे सीधे गला पकड़ा, उससे बात नहीं बनी, तो ट्रंप ने नया आदेश निकाल दिया कि दुनिया भर में जो भी फाउंड्रीज हैं, फोर्जिंग्स हैं, कंपनीज हैं, फैब्स चिप बनाने वाली, आप तब तक हुआवे को, चीनियों को माल नहीं बेचोगे जब तक मुझसे लाइसेंस नहीं लोगे। लाइसेंस वो देगा ही नहीं। तो चाइना को समझ में आ गया कि ये तो हम मर ही जाएंगे बिना चिप्स के। तो अब मेड इन चाइना 2025 कार्यक्रम के तहत शी जिनपिंग ने 5 ईयर प्लान बना के जबरदस्त फंड अलॉट कर दिए हैं कि 2025 तक अपनी सारी चिप्स खुद बना लो। ये बहुत बड़ा प्लान है, दिस इज अ वेरी डेंजरस प्लान। सेमीकंडक्टर्स आर द न्यू न्यूक्स। तो प्यारे दोस्तों, शी जिनपिंग साहब की सरकार ने यह कहा है कि जो प्राथमिकता हमने किसी समय में न्यूक्लियर वेपन्स को दी थी, वही प्राथमिकता आज हम सेमीकंडक्टर चिप्स को देंगे। मतलब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखो, चाइना बेसिकली ट्रंप के सारे प्लान को फेल करना चाहता है और उसके लिए सेमीकंडक्टर बंदिशों को फेल करना जरूरी है। 5 साल का प्लान आ चुका है। सेमीकंडक्टर्स आर द फाउंडेशन ऑफ यूएस वर्सेस चाइना बैटल, क्योंकि हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का यही मूल आधार है। और इलेक्ट्रॉनिक्स मानव सभ्यता का मूल आधार है। जैसे मैंने कहा, फाइटर जेट से लेके फाइटर टैंक्स तक और आपके लैपटॉप से लेके मोबाइल फोन तक, उसके बिना कुछ होगा नहीं। न पबजी चलेगा, न 4G चलेगा। समझ में आ गया कि नहीं भैया? पोस्टर तो नया बना लेते गुरु। तो हमें हमारा अगला सवाल फटाफट, जो वॉलंटियर्स कंपाइल कर रहे हैं क्वेश्चंस, ग्रेट जॉब गाइस, थैंक यू सो मच, इतने प्यार से आप कर रहे हैं। सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। मजा आ रहा है सीरीज में, आपको चलती रहेगी सीरीज, बढ़िया कवर करवा देंगे अक्टूबर तक। प्यारे दोस्तों, फटाफट नोट करें हमारा अगला सवाल। एक्सप्लेन इन अ नटशेल द यूएस एंड चाइना मूव्स एंड काउंटर मूव्स इन द सेमीकंडक्टर माइक्रो प्रोसेसर बैटल। मेनी पेरेंट्स आर टेकिंग चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल। बहुत बड़ी खबर है ये, लेकिन बड़ा साइलेंटली अखबारों में धीरे धीरे आ रही है, लेकिन ये समाज में आ रहा है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। हो ये रहा है कि जिनके बच्चे छोटे हैं, 5, 6, 7, 8 साल के, दोस पेरेंट्स आर टेरिबली वरीड। वो छोटे छोटे नन्हे मासूम कंप्यूटर के सामने बैठ के इंटरनेट से पढ़ाई कर रहे हैं, ये जम ही नहीं रहा है पेरेंट्स को। ऐसे बहुत से पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है। ये कहानी तो खैर कर्नाटक, बेंगलोर की है, लेकिन ये पूरे भारत में हो रहा है। दूसरा कारण, पेरेंट्स की नौकरी चली गई, पैसा नहीं है, बच्चे को निकाल लिया। तीसरा कारण, अभी इस साल पढ़ाना ही नहीं है, ड्रॉप ईयर करवा दिया है और होम स्कूलिंग चालू करवा दी है, और या प्योर ड्रॉप ईयर करवा दिया छोटे बच्चों के साथ में। बड़े बच्चों के केस में तो ऐसा नहीं हो रहा है, बिकॉज दे आर स्लाइटली मैच्योर, तो दे कैन हैंडल द एजुकेशन ऑन देम बाय देमसेल्व्स, तो पेरेंट्स डोंट रियली वरी। लेकिन दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको वाकई में एक बड़ा सोशल चेंज लगेगा भारत जैसे देश में, जहां पर बच्चों को मैक्सिमम एजुकेशन देना ही पेरेंट्स का एकमात्र लक्ष्य होता है। तो मेनी इंडियन पेरेंट्स हैव नाउ डिसाइडेड, अपने बच्चों को हम निकाल लेंगे। उनको डर है कि इनका इमोशनल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो रहा है, और घंटों घंटों कंप्यूटर स्क्रीन देखकर पूरा दिमाग ही इनका चकरा रहा है। और वो बात सच भी है छोटे बच्चों के केस में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, होम स्कूलिंग या गैप ईयर में चले गए हैं। तो ये समाज में आने वाला एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। हालांकि रात को 9 बजे प्राइम टाइम पर आपको इसका चर्चा कहीं भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि फिलहाल पूरा भारत एक केस को सॉल्व करने में बिजी है। हमारा अगला सवाल नोट करें। What are the options for schools if internet education does not work out well with very young children? तो आखिर स्कूल भी क्या करें, हमारा सवाल यह है, जरूर जवाब दीजिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग एक और खबर आपके लिए लेकर आए हैं। CSIR आप जानते ही हैं प्यारे दोस्तों, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है भारत का एकदम प्रीमियम लेबोरेटरी रिसर्च नेटवर्क है। जब भी CSIR की बात होती है, CSIR के लैब्स की बात होती है, आपके और मेरे पैसे से चलता है सब कुछ, ये सरकारी है, सारे लैब सरकारी हैं। इट्स बेसिकली पब्लिक इंस्टीट्यूशन टैक्स पेयर के पैसे से चलते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज, व्हेनेवर एनी लैब, प्राइवेट सेक्टर का R&D लैब हो, पब्लिक लैब हो, व्हेनेवर दे मेक अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड दे सेल इट टू सम कमर्शियल कंपनी और समथिंग, उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अगर हम कहेंगे, या किसी दूसरी सरकारी संस्थान को, तो बदले में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का पैसा मिलना चाहिए, रॉयल्टी का पैसा मिलना चाहिए। तो किसी ने इनको RTI फाइल किया
राइट टू इंफॉर्मेशन में एप्लीकेशंस फाइल की अलग अलग लेबोरेटरीज में, ये सारे लैब्स आपको दिख रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों ने जवाब दिया, सब जगह आरटीआई लगाया कि आपने जो टेक्नोलॉजीज बनाई, टेक्नोलॉजीज दूसरी कंपनियों को दी, तो आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का पैसा कितना मिला? मेनी ऑफ देम गॉट ₹0 एग्जैक्टली. Some of them got 1 lakh, some got 5 lakh, some got 2.77 करोड़, some got 4 करोड़. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि टेक्नोलॉजी बन तो रही है पब्लिक के पैसे से, लेकिन बनने के बाद, ट्रांसफर होने के बाद ऐसा जरूरी नहीं कि लैब को पैसा मिले ही मिले, इवन प्राइवेट कंपनियों से. तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक जांच का विषय हो सकता है. हमारा अगला सवाल नोट करेंगे. व्हाट डू वी मीन बाय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड व्हाट आर द वेरियस कमर्शियल कंसिडरेशंस इन्वॉल्व? अच्छा सवाल है. नॉर्मली ये हम इंडिया अमेरिका, इंडिया चाइना उसके कंटेक्स्ट में, या चाइना अमेरिका के कंटेक्स्ट में बोलते हैं, लेकिन ये इस तरह से CSIR के कंटेक्स्ट में भी हो सकता है. अगर अंग्रेजी आपकी प्रॉब्लम है तो ये मेरा शानदार कोर्स 100 सेशंस का, सारे सेशंस 1.25 घंटे के, आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है, छोटे बच्चों से लेके प्रोफेशनल्स तक. दिस इज द फैंटास्टिक प्रोग्राम विच विल हेल्प ऑल ऑफ यू विन ओवर योर फियर. तो आज के आज एनरोल करें, लिंक स्क्रीन पर दी है, आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, PDF में ओपन हो जाएगी. इंग्लिश क्रैकर कोर्स पेन ड्राइव में अवेलेबल है. एनरोल करें और बढ़िया अंग्रेजी सीखने की अपनी यात्रा शुरू करें. वापस आ गए हैं कोरोना वायरस के ऊपर. प्यारे दोस्तों, 2-3 बहुत मजेदार बातें आपको आज मैं बताने वाला हूं, बहुत शांति से समझिएगा. इसमें एक फेज 2 में नंबर 13 से बढ़ के 14 हो गया है, और भारत में कोरोना वायरस के अब डेली नए वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हो रहे हैं. तो वैसा क्यों हो रहा है वो भी देखेंगे. टॉप ग्लोबल स्निपेट्स क्या हैं कोरोना वायरस के? 8,63,000 मौतें हो गई हैं, और ये पिछले 24 घंटे की खबर है. तो इसमें आप कई हजार आज जोड़ दीजिए, भारत के 1,000 जोड़ दीजिए. अमेरिका के जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर एंटनी फॉची ने कहा है कि कम से कम 7 राज्य हैं अमेरिका के 50 में से जहां पर केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और उन सबको बहुत 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 सावधान रहने की जरूरत है. खासतौर पर अभी जब लेबर डे का वहां पर सेलिब्रेशन होगा, उस वक्त इनको सावधानी की बहुत जरूरत है, नहीं तो नए स्पाइक्स आना शुरू हो जाएंगे. दोस्तों, नीट की परीक्षा, जेई की परीक्षा, यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा को लेकर बहुत डिबेट चल रही है. 2 कैंप्स हैं क्लियरली. वन कैंप सेज दैट द एग्जाम शुड नॉट बी कंडक्टेड एट ऑल बिकॉज यू विल हैव अ सुपर स्प्रेडर इवेंट सीरीज. द अदर कैंप सेज कि भाई ऐसे तो दुनिया में कोई काम ही नहीं हो सकता, आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लगाइए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए और काम कीजिए, डिस्टेंसिंग रखिए. दोनों के अपने अपने तर्क और प्रोज एंड कॉन्स हैं. लेकिन जो नए वीडियोस अभी आए हैं आज भी, उसमें ये पता चला है कि बहुत सारे टेस्टिंग सेंटर्स पे पिछले 2 दिनों में किसी भी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ है. तो ये रिस्क तो हमेशा रहती है. वही बात एंटोनी फॉची भी कह रहे हैं अमेरिका के कंटेक्स्ट में. अब आते हैं ब्रिटेन पे. यूके इज वेरी वरीड अबाउट द न्यू हॉस्पिटल एडमिशंस इन स्पेन एंड फ्रांस. अरे भैया, ब्रेक्सिट कर लिया, भूल जाओ यूरोप को यार, मजाक कर रहा हूं भाई. ऑस्ट्रेलिया इज बैटलिंग अ कंट्रोवर्सी ओवर वेरी हार्श लॉकडाउन एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पुलिस एक्शन. खासतौर पर स्टेट ऑफ विक्टोरिया को लेकर लोग ऐसा कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई. हालांकि ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि अगर अभी हमने इसको नहीं किया तो जितने भी गेन्स अभी तक हुए सब जीरो हो जाएंगे. एक चीज तो है दोस्तों, ये जो सेकेंड वेव की कहानी अब चल रही है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, बड़ा वरीसम है. और भारत में एक्चुअली हम सेकेंड वेव की बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां तो हम फर्स्ट वेव में ही ऊपर चढ़ते जा रहे हैं. सरकार अभी भी नहीं कह रही कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है. अब हम समझ सकते हैं अप्रैल मई से ही हो रहा होगा. और सेकेंड वेव कब आएगी, पीक कब आएगा अक्रॉस द वर्ल्ड, नो बडी नोज, किसी को नहीं पता है. WHO ने आज शाम को यह कहा है कि वैक्सीन आएगा मई जून जुलाई 2021 में. बात समझ में आ रही है? तो अगर मई जून जुलाई 2021 में आया तो भारत में 135-40 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने में वहां से 2 साल लगेंगे. इतना तो आप भी मानते हैं ना. तो मई जून जुलाई 2023 में. और जब तक ये नहीं होता है तब तक इकोनॉमी चारों सिलेंडर पे दौड़ने वाली तो है नहीं. ये भी आप समझते हैं, सारा लिंकेजेस आपको अच्छे से समझ में आ रहा है. तो वी आर हेडेड फॉर वेरी टफ टाइम्स अहेड, एंड एज अ नेशन वी हैव टू स्टैंड टुगेदर, एज अ वर्ल्ड वी हैव टू स्टैंड टुगेदर. इकोनॉमिक फ्रंट पे कम से कम भारत को तो अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है. ट्रंप हैज स्टॉप्ड वेयरिंग मास्क अगेन. डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से मास्क पहनना बंद कर दिए हैं. I'm not going to allow coronavirus to affect me at all. Not at all, sir. As you can see, I'm not going to allow China. Very bad. No, sir. Not at all. Nepal protesters have defied a virus lockdown. अब आखिरी खबर बहुत इंटरेस्टिंग है. अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने अक्टूबर सरप्राइज वैक्सीन की बात की है, और वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं. चुनाव आ रहा है 2 महीने बाद, तो अक्टूबर में अचानक से घोषणा होगी वैक्सीन आ गया, ताकि फील गुड फील गुड फील गुड, ट्रंप 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 ट्रंप. ये खेल पहले एक प्रेसिडेंट करके देख चुके हैं और उसके बहुत घातक परिणाम आए थे. और इसलिए अब ऐसा कह रहे हैं कि अक्टूबर में घोषणा होगी कि वैक्सीन आ गया और नवंबर में सबको लगा दी जाएगी. मतलब शुरुआत कर दी जाएगी, ताकि ट्रंप
का पलड़ा एकदम से भारी हो जाए। तो जब पॉलिटिक्स साइंस में घुस जाता है ना, तो ये सब होता है। हमारा अगला सवाल नोट करें, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द अक्टूबर सरप्राइज वैक्सीन इन अमेरिका। तो यह है आज की पूरी कहानी दोस्तों। ये कोरोना वायरस का वैक्सीन ट्रैकर है, न्यूयॉर्क टाइम्स से मैं लाता हूं, और ये पिछले 24 घंटे का अपडेट है। वाई इंडिया इज सेटिंग न्यू कोविड रिकॉर्ड। अगर आपके मन में चिंता है कि भारत कोविड में वर्ल्ड रिकॉर्ड रोज क्यों कर रहा है, क्योंकि अब ये पूरे देश की प्रॉब्लम हो गई है, सिर्फ एक या दो स्टेट्स की प्रॉब्लम नहीं है। मई और अगस्त का कंपैरिजन आपको टॉप राइट में दिखाई दे रहा है। मई में क्या था, एक राज्य था जहां भारत के 20% केसेस थे, दो राज्य थे जहां 10 से 20% केसेस थे, और इसी पे से आपको यह समझ में आएगा कि मैक्सिमम केसेस कुछ जगहों से आ रहे थे। अब क्या हुआ है, इट हैज बिकम मच मच मोर ब्रॉड बेस्ड। तो ये फैल गया है सब तरफ। जो पहले हॉटस्पॉट्स थे वो आज भी हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं, और उनमें भारत के सारे बड़े शहर, पुणे, दिल्ली, थाने, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि भारत का पूरा जीडीपी जो है उसका आधा ऑफ द एंटायर जीडीपी ऑफ इंडिया 50% कम्स फ्रॉम जस्ट 6 स्टेट्स, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, वेस्ट बंगाल। And within that, most of the GDP just comes from the top cities: मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद। हैदराबाद तो खैर हमने कवर नहीं किया था स्टेट्स में, एक्सेट्रा। और ये सबके सब हॉटस्पॉट्स थे, तो जीडीपी की हालत तो खराब होनी ही थी। कूल्ड स्पॉट्स स्टिल हैव मेनी केसेस, और पूरे वर्ल्ड में अगर आप डेथ का रेट देखेंगे, ये आखिरी वाला जो नीचे बार, आड़ा बार हमने लगा रखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। दुनिया भर में अभी तक हुई मौतों में 8% भारत का है, और आप डायरेक्शन देखो, टेपर देखो, ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद हायर नंबर है ब्राजील का, और उसके बाद हायर नंबर है अमेरिका का। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। ये नंबर हमारा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसको रोकने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वैक्सीन जब आएगी तब आएगी, और पर हम कंट्रीब्यूट करें। तो भैया कोरोना वायरस से लड़ना है, कोरोना माता का सम्मान करना पड़ेगा। माता जाएगी नहीं तो गो कोरोना गो। हाथ आगे करो जिन्होंने लाइक किया सेशन, प्रसाद ले लो भैया कोरोना माता का। गो कोरोना गो मंत्र पढ़िए हमारे साथ में, आठवले जी का दिया हुआ गुरु मंत्र है, गो कोरोना गो, नो कोरोना नो, करुणा माता शांत हो, करुणा माता शांत हो। ये बोलेंगे तो करुणा चली जाएगी, करुणा चली जाएगी, उसके बिना नहीं जाएगी, बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए नहीं, आप मजाक मत समझो, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, ये सब साइंस से ऊपर की चीजें हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप सावधान रहेंगे तो कम से कम खुद को बचाने में सफल होंगे। ध्यान रखिए खुद का। हमारा अगला सवाल नोट करेंगे, व्हाट आर द वेरियस रीजंस दैट इंडिया इज नाउ headed toward becoming the world leader in both corona infections and corona deaths? अमेरिका WHO छोड़ के जा रहा है, और इसलिए उसने पैसा देने से भी इनकार कर दिया आज, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत है। अमेरिका इज विलिंग टू पे सम ऑफ द बिल्स ड्यू टुवर्ड्स यूनाइटेड नेशंस, बट नॉट द WHO बिल। तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल इलीगल है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि WHO को बिल देना था, उसमें से पैसा निकाल लिया और यूनाइटेड नेशन में डाल दिया। लेकिन ये तो डोनाल्ड ट्रंप है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 जुलाई 2021 को अमेरिका WHO से फॉर्मली अलग हो जाएगा, क्योंकि उसका यह आरोप है कि WHO तो शी जिनपिंग की दुम बन के रह गया है। और पैंडेमिक में हमने देख लिया कि भाई WHO का अपना कोई स्टैंड नहीं है, जो शी जिनपिंग बोलते हैं WHO वैसे ही करता, तो ऐसे संस्थान के साथ हम कैसे जुड़े रहेंगे। नाउ अमेरिका इज रीडायरेक्टिंग लॉफुली ड्यू WHO पेमेंट टू UN, और ऐसा कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये इलीगल है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिद्वंदी जो बाइडेन डेमोक्रेट ने कहा है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो हम WHO को रीजॉइन कर लेंगे, मतलब छोड़ेंगे ही नहीं। तो देखिए, डेमोक्रेट्स की अप्रोच एकदम क्लियर है। दे आर फ्री ट्रेडर्स, दे आर इंटरनेशनलिस्ट, दे आर मल्टीलैटरलिस्ट। डोनाल्ड ट्रंप इज अ ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट, अ बायलैटरलिस्ट प्रेसिडेंट, एंड ही डजंट बिलीव इन मल्टीलैटरलिज्म एट ऑल। तो राजनीति में बड़ा परिवर्तन आएगा। इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं, दोनों तरह से भारत के लिए प्रोज एंड कॉन्स हर तरह के होते हैं। हमारा अगला सवाल नोट करें, What are the various angles involved in the proposed American exit from WHO? अब आपको एक टेक्निकल चीज हम पढ़ाना चाहते हैं, बहुत मजा आएगा आपको। आप जानते ही हैं, भारत सरकार ने बहुत बड़ी बोरिंग टारगेट रखी है बाजार से। भारत सरकार खूब सारा पैसा उठा रही है, उसका अपने बॉन्ड बाजार के ऊपर काफी असर भी आ रहा है। उसके अलावा लगातार फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, दूसरे टेंशन भी हैं। तो कई जगह यील्ड बढ़ने लगती है बॉन्ड्स के ऊपर जब इंस्टेबिलिटी दिखती है। यील्ड और प्राइसेस इनवर्सली चलती हैं। बॉन्ड की प्राइस गिर गई तो यील्ड बढ़ गई, बॉन्ड की प्राइस बढ़ गई तो यील्ड गिर गई, दोनों चीजें होती हैं। अचानक से अगर यील्ड बढ़ती है तो वो घबराहट की निशानी होती है। आरबीआई, विच इज बेसिकली द गवर्नमेंट बैंकर, इज फर्म ऑन कीपिंग द यील्ड्स ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वेरी लो। जीसेक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
1 साल तक के लिए पैसा बोरो करोगे, भारत सरकार हो, उसको कहते हैं ट्रेजरी बिल। 1 साल से ज्यादा का बोरो करोगे, डेटेड सिक्योरिटीज यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी जीसेक। स्टेट गवर्नमेंट भी मार्केट से बोरो करती हैं, लेकिन उसको जीसेक नहीं कहते हैं, उसको एसडीएल कहते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन। ये सारे काम करता है आरबीआई, इन सबका बैंकर है। अब आरबीआई ये चाहता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, 1 साल से ज्यादा की जो बोरोइंग भारत सरकार करती है, उसमें मिलने वाली यील्ड कम रहे। और उसके लिए आरबीआई जो ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, जो ऑप्शंस करता है, खरीदी बिक्री, उसका तरीका यह है कि आरबीआई सिक्योरिटीज बाजार में लेके आता है भारत सरकार की तरफ से। उसमें जब बिड्स आती हैं इन्वेस्टर्स की तरफ से, तो आरबीआई एक यील्ड के ऊपर की बिड्स को रिजेक्ट कर रहा है, जिससे वो ये मैसेज दे रहा है कि मैं इसके ऊपर यील्ड जाने ही नहीं दूंगा, सो दैट द गवर्नमेंट बोरोइंग्स रिमेन चीप एंड अ जनरल मैसेज इज सेंट टू द होल मार्केट। तो अभी जो लेटेस्ट इनका ऑपरेशन ट्विस्ट हुआ था, उसमें उसने केवल एक सिक्योरिटी के लिए बिड एक्सेप्ट की, 10 ईयर बेंचमार्क गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आरबीआई का कहना यह है, मतलब सोचना यह है कि अगर मैंने एक बार ऐसा कर दिया तो मार्केट को यह पता चल जाएगा कि मार्केट जबरदस्ती मुझसे ज्यादा यील्ड एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। आपको बात समझ में आई? और अभी जो ओएमओ हुआ था उसमें इट वाज अ साइमल्टेनियस परचेज ऑफ जीसेक्स एंड सेल ऑफ ट्रेजरी बिल्स ऑफ 10,000 crore each. Yields and prices in bonds always move in opposite direction. Higher is the yield, lower is the price. Lower is the yield, higher is the price. तो आरबीआई अगर किसी बिड को रिफ्यूज करता है तो यील्ड कम हो जाने चाहिए, ऐसा आरबीआई का मानना है। तो लेकिन उसमें फिर जो प्राइमरी डीलर है जिन्होंने अंडरराइट किया है, दे हैव टू स्टेप इन टू बाय इट, एंड आरबीआई इज मैनेजिंग मेनी ऑब्जेक्टिव्स टुगेदर बाय डूइंग ऑल दिस। तो आरबीआई अभी अपनी मजबूती दिखा रहा है, यील्ड को कम रख रहा है, क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ते हुए यील्ड बॉन्ड बाजार के भारत की मैक्रो इकोनॉमी फेल होती जा रही है, लुढ़कती जा रही है, इसका सिग्नल होंगे। अभी ऑलरेडी जीडीपी के कोलैप्स होने के पश्चात आरबीआई नहीं चाहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक बॉन्ड मार्केट में नेगेटिव सिग्नल जाए। तो यह है कहानी ओएमओ ऑक्शन एंड आरबीआई शोज इट मींस बिजनेस की। मेरा अगला सवाल नोट करेंगे, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ आरबीआई इन द ओपन मार्केट ऑक्शंस रिसेंटली। प्यारे दोस्तों, अभी मोरेटोरियम हो गया है खत्म, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अभी तक आया नहीं है। अब ऐसे में बहुत सारे बड़े बड़े अकाउंट्स एनपीए ना हो जाएं, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने थोड़ा प्रोएक्टिव एक्शन लेना शुरू किया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री जानती है बिजनेसेस पे भयंकर प्रेशर है, एक्टिविटी बहुत गिर गई है, और सभी बोरोवर्स को 31 अगस्त के आगे जो ऋण की छुट्टी थी, मोरेटोरियम पीरियड, सपोर्ट लगेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, समय से पहले सारे बैंक्स को बोल दिया कि भाई आप अपना रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान रेडी रखो। केवी कामत कमेटी की जब भी रिकमेंडेशंस आएंगी 1500 करोड़ से ज्यादा के बोरोवर्स के लिए, वो जब आएगी तब की तब देखेंगे। यू मस्ट बी रेडी फॉर योर प्लान्स विथ योर प्लान्स। सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा, जब देगा, तब की तब देखी जाएगी। योर प्लान्स हैव टू बी रेडी। आगे बढ़ के अपने बेस्ट बोरोवर से जाके मिलो, उनको बताओ तुम इसके आगे उनको क्या दोगे, और केवल नॉन एनपीए स्टैंडर्ड अकाउंट्स को ही देना है। तो इससे ऐसा कह रहे हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स और रिसोर्ट्स, टूरिज्म आउटफिट, फार्मा कंपनीज, इंफ्रा कंपनीज, ऑटो कंपोनेंट मेकर्स, एविएशन फर्म्स, इन सबको बहुत फायदा हो सकता है। तो अच्छी बात है, अगर होता है और ये एनपीए होने से बचती हैं तो नौकरियां बचेंगी, अदरवाइज पूरी पूरी नौकरियां चली जाएंगी। मैं जहां रहता हूं पीछे 2 बिल्डिंग से दोस्तों, वहां पे कोई टेलीकॉम कंपनी या ऑनलाइन कॉलिंग वॉलिंग की कंपनी काम करती थी, और 24/7 काम चला करता था। तो मेरी बालकनी में से वो दिखता था ना, आई वुड ऑफन वंडर 24/7 मतलब 24/7। संडे सुबह 5 बजे उठ के देखोगे तो 50 गाड़ियां कम से कम खड़ी दिखती थी, 2 व्हीलर्स। ना कोरोना वायरस की क्राइसिस आने के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद, उन्होंने पूरा बिजनेस ही बंद कर दिया है। इट इज शॉकिंग टू सी, पूरा स्टाफ निकाल दिया। मिनिमम 500 से 600 लोग काम करते थे, और अब केवल वहां पे कुछ हायर ऑफिशियल्स के 4 व्हीलर आते हैं। बिजनेस मॉडल ही चेंज कर दिया है। तो द डिस्ट्रक्शन इज विजिबल, और दिक्कतें बहुत हैं, कोई ये कहेगा कि नहीं है। तो एनेक्डोटल एविडेंस मौजूद है कि दिक्कत तो है। कामत पैनल 1500 करोड़ से ऊपर की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए आने वाला है, वो हम देखेंगे। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाई इज द गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली ट्राइंग टू रीस्ट्रक्चर सम ऑफ द बिग बोरोवर अकाउंट्स। तो अमेरिका में अब यूएस का जो सीडीसी है, उसने ये सीधा का सीधा सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो सीडीसी है, वहां का नंबर 1 बेसिकली टॉप रेगुलेटर है, हेल्थ रेगुलेटर, उसने पूरे 50 स्टेट्स को लेटर लिख दिया है कि 1 नवंबर से अपने लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हो जाओ। ये तारीख के साथ जो वैक्सीन का काम होता है ना, ये दुनिया में आज तक सफल नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव सिर पे है, और ये लेटर अभी गया है सीडीसी से। सारे गवर्नर्स को लेटर चला गया है कि फ्रॉम 1 नवंबर 2020 इन अमेरिका बी रेडी सिटीजन्स को वैक्सीन लगाने के लिए। रिमार्केबल है, यही वो अक्टूबर सरप्राइज की जो बात कर रहे थे हम।
तो ये अब लोग एक्सपर्ट्स बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि ये बहुत अजीबोगरीब डिसीजन है और ये चुनाव को प्रभावित करने का है, तो इसमें साइंटिफिक रिस्क बहुत भयंकर हो सकते हैं क्योंकि फाइनल स्टेजेस ऑफ वैक्सीन ट्रायल अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं एंड नो वन नोस कि फाइनल अप्रूवल इतना जल्दी कहां से आएगा। एक और WHO बोलता है कि अगले साल अप्रैल मई जून जुलाई के पहले नहीं आएगा। दूसरी ओर यहाँ तारीख दे के लेटर लिखे जा रहे हैं। ये देख के मुझे कुछ याद आया, भारत में भी किसी ने ऐसा करने का प्रयास किया था। फॉर्चुनेटली साइंटिफिक एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खड़े कर दिए कि सर ऐसा तारीख देके, तो आप जानते हैं ICMR ने लेटर लिख दिया था सबको कि 15 अगस्त को वैक्सीन लानी है हमको। तारीख देख के वैक्सीन थोड़ी आती है भाई साहब, ये विज्ञान है, इसको फास्ट फॉरवर्ड आप कर ही नहीं सकते। तो ये पहली खबर थी। दूसरी खबर यह है कि दुनिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हमारी पूरी दुनिया के, जैसे भारत के एक CEC होते हैं वैसे पूरी दुनिया की लेबोरेटरी जो है ये हमारी डेमोक्रेसी की, उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर अलग हैं, वो अमेरिका में बैठते हैं। उनका नाम है परम आदरणीय अहिंसा के पुजारी श्री मार्क जुकरबर्ग। तो मार्क जुकरबर्ग ने ये कहा है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं विश्व लोकतंत्र की रक्षा करूं और वो मैं करूंगा। अमेरिका चुनावों के एक हफ्ते पहले मैं विज्ञापन बंद करवा दूंगा और उसके बाद चुनाव के बाद किसी भी तरह का दंगा फसाद नहीं हो, मैं इंश्योर करूंगा। अब मतलब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर जुकरबर्ग एक्चुअली हैज हिज ओन आर्मी एंड नेवी एंड एयरफोर्स कि देखो भैया सिविल अनरेस्ट होना तो बहुत बुरी बात है। हमारा अगला सवाल नोट करें प्यारे दोस्तों, टू व्हाट एक्सटेंट इज फेसबुक एक्टिवली इंटरफेयरिंग इन द ग्लोबल डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। यूट्यूब मेंबरशिप का हमारा प्रीमियम सर्विस बहुत ही शानदार सर्विस है। इस वीडियो के ठीक नीचे एक ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा है। आप हमारे लेवल 1 और लेवल 2 की प्रीमियम सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत प्यारी सर्विसेज हैं, बहुत ही शानदार कंटेंट करंट अफेयर्स का इसमें मिलता है। जिन्होंने ज्वाइन किया उनको बहुत बहुत लाभ हो रहा है, आपको भी होगा। करंट अफेयर बूस्टर प्रीमियम में ये सारी सर्विसेज मिलती हैं। अगर आप हमारे साथ लंबे समय तक इस प्रीमियम सर्विस में जुड़ेंगे, द बेनिफिट्स यू विल गेट एज अ प्रोफेशनल, एज अ स्टूडेंट, एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट वुड बी रिमार्केबल। पावर ऑफ 10 हमारा संडे टू संडे टॉप एडिटोरियल एनालिसिस, 10-10 एडिटोरियल के मैं 2-2 घंटे के एनालिसिस देता हूं, जो अपने आप में एकदम वर्ल्ड क्लास काम होता है। आप पढ़ेंगे, एक बहुत अलग लेवल का काम होता है। ये लेवल 2 में आता है। दोनों आप करेंगे तो आपके लिए एक टोटल सोल्यूशन होता है। उम्मीद करूंगा आप में से कई लोग ज्वाइन करेंगे। जो लेवल 1 में और लेवल 2 पे जाएंगे, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। किसी तरह की दिक्कत हो, आपको हमने टेक्निकल सॉल्यूशंस इसके बताए हुए हैं। प्यारे दोस्तों, जनरल रावत ने क्वाड के लिए पुश किया है, बिल्कुल ओपन हो गई है सारी बात। तो जो क्वाड्रिलैटरल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, उस क्वाड्रिलैटरल स्ट्रक्चर में अब हम बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों कि किस प्रकार से हमें एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की आवश्यकता है। CDS के द्वारा सीधे सीधे ये बोलना कि एक क्वाड्रिलैटरल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। इस पर आऊं उसके पहले आपको बता दूं, ये जो आपको बताया था इससे जुड़ी तकनीकी दिक्कत हो तो ये सॉल्यूशन है, नहीं तो हमें ईमेल कर दीजिएगा। तो हमारे CDS रावत साहब ने खुल के एक सेमिनार में ये बोला है कि भारत को चीन और पाकिस्तान से दोहरा खतरा तो है, हालांकि हम इनसे निपट लेंगे। और अब अगर क्वाड बन जाता है इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान का, तो बहुत अच्छा होगा। This is the first major official statement where it is intentionally being said, as far as I can understand, that India and the world needs to have a quad. समझ में आई बात आपको? वो उसमें चाहते हैं कि FON और FONOPS दोनों हो जाए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस, और भारत चीन से निपट सकता है, ऐसा रावत जी ने कहा है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, वेयर इंडिया इज नाउ ओपनली पिचिंग इन फेवर ऑफ अ सिक्योरिटी क्वाड। सावधानी ये रखनी पड़ेगी कि हम अमेरिका की लड़ाइयां लड़ना कहीं शुरू ना कर दें। मेरा अगला सवाल नोट करें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ FON एंड FONOPS FONOPS। पैरेलल में S जयशंकर साहब ने, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने, ये कहा है कि पिछले 2 सालों में, 3 सालों में विश्व की राजनीति इसलिए बदली, शॉकिंगली बदली, कि अमेरिका ने बहुपक्षीयता को, मल्टीलैटरलिज्म को लेकर अपने व्यू बदल लिए। और ये कई लोगों को बड़ा अजीब लगता है। ऐसा जयशंकर कहते हैं कि मैं ब्रिक्स में भी जाता हूं, मैं SCO में भी जाता हूं और मैं क्वाड में भी जा रहा हूं। लेकिन ये आज की दुनिया की सच्चाई है कि हमें सबसे रिश्ते रखने पड़ेंगे। चाइना एंड इंडिया विल हैव टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स ओनली थ्रू टॉक्स, देयर इज नो अदर वे। समझ में आया आपको? लेकिन इसका ठीक उल्टा एक पर्सपेक्टिव में थोड़ी देर के बाद अजय शुक्ला के एडिटोरियल में आपको बताने वाला हूं। वो एडिट आप जरूर PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, What is the EM Dr. Jayashankar's perspective on the changing flavor of global politics? बहुत शानदार सिविल सर्विसेज के कोर्सेज PT's IAS अकेडमी के उपलब्ध हैं। हमारी टीम से संपर्क करें, जानकारी लें, ये सभी के लिए बहुत अच्छे हैं। हार्ड डिस्क एज वेल एज ऑनलाइन दोनों में उपलब्ध हैं। आप जानते ही हैं दोस्तों कि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसमें एक तो एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल है कि किसी ने फैक्ट्री लगा ली, सब कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ा के, तो बाद में भी दंड भर के सब लीगल हो जाएगा।
बेसिकली लोग कह रहे हैं कि ये तो एक खुली छूट है कि जंगलों को तबाह कर दो, और खूब विरोध हो रहा है। अब जो यूएन के स्पेशल रिपोर्टर्स हैं, जो उनके एक्सपर्ट्स होते हैं, भारत में काम करते हैं, उन्होंने भारत सरकार को कंप्लेन की है ईआईए के खिलाफ, और उन्होंने कहा है कि पब्लिक रिव्यूज वगैरह आपने इसमें बंद करवा दी हैं, बहुत खतरनाक रूप से एग्जेम्पशंस दिए जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, इससे बहुत तबाही हो सकती है। और उससे भी ज्यादा लीगल इशू उठाया गया है कि अगर ये ईआईए के नए नॉर्म 2020 में लागू हो गए तो द बेसिक राइट टू अ सेफ, क्लीन एंड हेल्दी एनवायरमेंट, वो राइट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका एनवायरमेंट ही तबाह होने लग जाएगा। वेस्टर्न घाट की हालत क्या है वो किसी से छुपी तो है नहीं, ना तो कस्तूरीरंगन कमेटी की रिपोर्ट फॉलो हुई, ना उसके पहले वाली रिपोर्ट फॉलो हुई। मेरे को नाम दिमाग से एकदम उतर गया, अगर आपको नाम याद आए तो मुझे बताइएगा। तो कस्तूरीरंगन कमेटी की रिपोर्ट थी, वो सेकंड रिपोर्ट थी। उसके पहले की जो रिपोर्ट थी गाडगिल कमेटी रिपोर्ट, वेरी सॉरी मुझे गोडबोले याद आ रहा था, इट वॉज द गाडगिल कमेटी रिपोर्ट। होता है कभी कभी उतर जाता है। गाडगिल रिपोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट थी, उसको रिजेक्ट किया गया। कस्तूरीरंगन रिपोर्ट आई, वो कमजोर थी, उसको भी नहीं माना, और पूरे के पूरे 6 राज्य जो हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल, सब तरफ वेस्टर्न घाट का डेनुडेशन चल रहा है। तो ऐसे में यूएन स्पेशल रिपोर्टर्स ने भी कहा है कि इस ईआईए नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए, क्योंकि ये बेसिक नॉर्म राइट टू अ क्लीन, सेफ, हेल्दी एनवायरनमेंट, और बेसिकली ये सब कुछ यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत भी आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग ये जो नया कंसर्न है। हमारा अगला सवाल नोट करें, वाई आर ऑब्जेक्शंस बीइंग रेज्ड टू द न्यू ईआईए नॉर्म्स। यश राघव हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत प्यार से आपने बहुत सारी बातें इसमें लिखी हैं, थैंक यू यश, बहुत प्यारा टेस्टिमोनियल है। बाकी के बच्चे भी फटाफट टेस्टिमोनियल लिख दें, हमें बहुत खुशी होगी पढ़ के। और आपको हमारा कनेक्टिंग द डॉट्स और एक्सप्लेनिंग द बेसिक फर्स्ट बहुत अच्छा लग रहा है, सीए बूस्टर अच्छा लग रहा है। गॉड ब्लेस यू बेटा, खूब पढ़िए खूब बढ़िए। तो हमने कल आपको बताया था पबजी बैन हो गया, तो गुड न्यूज है, फाउजी आ गया है। पबजी गया, फाउजी आ गया। बस एक ही दुख की बात है, ये पोस्टर कम से कम ओरिजिनल बना लेते, क्योंकि ये पोस्टर इंटरनेट पे कई जगह बहुत सालों से पहले से यूज हो रहा है। वो नया होता, ऑथेंटिक होता तो और मजा आता। लेकिन आई एम वेरी श्योर एंकोर गेम्स जो है, विशाल गोंडल जी हैं शायद से इसके पीछे, इतना जल्दी रिएक्ट किया, देखिए कितनी बड़ी बात है। कल पबजी बैन हुआ और आज फटाफट एक ऑल्टरनेटिव गेम प्लान रेडी है। तो ये दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, आई एम वेरी सर्टन। और ऐसा करके एक एक विदेशी सब ऐप बैन हो जाएंगे। कल को मुझे लगता है अगर गूगल भी बैन हुआ तो अचानक से भारत का कोई डूगल या फूगल भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भारत की प्रॉपर्टीज आए, हम तो खुद ये चाहते हैं, 10 साल से बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज हो, स्टेबल प्रॉपर्टीज हो, स्टेबल एसेट्स हो। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ कॉपी पेस्ट हो, वो लंबा समय चल नहीं पाएगा, लोगों को ग्लोबल क्वालिटी की जरूरत होगी। तो कितने लोग फौजी खेलना शुरू कर चुके हैं बताइए जरा हमें। अगर आपको गवर्नमेंट स्कीम की सारी जानकारी चाहिए, 375 स्कीमों का यह शानदार पीडीएफ है, अप टू डेट है, आज के आज इसको परचेज करें, आपको बहुत फायदा होगा। तो यह है वो एडिट अजय शुक्ला जी का लिखा हुआ ब्रॉड स्वॉर्ड में, कि भारत को अगर अब चीन के साथ सेटलमेंट करना है तो एक ही तरीका है, चीन के साथ युद्ध करना पड़ेगा। शॉकिंग बात है। अजय बताते हैं कि देखिए, इजराइल ने जब अरब देशों को 6 डे वॉर 1956 में धूल चटा दी थी, इजिप्ट की हालत बहुत खराब हो गई थी। इजिप्ट को यह समझ में आ गया था कि हमेशा के लिए दब के रहने से अच्छा है कि एक बार इजराइल पे धावा बोलकर इजराइल को यह सबक सिखा दिया जाए कि तुम अगर हमारे साथ पीस नहीं करोगे तो तुमको नुकसान बहुत भयंकर होता रहेगा। और इसलिए इजिप्ट ने और सीरिया ने मिलकर योम किपुर वॉर 1973 छेड़ा। उसमें सिनाई पेनिनसुला, गोलन हाइट के कुछ क्षेत्र इजराइल से छीन लिए। इजराइल के हाथ पांव ठंडे हो गए और इजराइल को यह समझ में आया कि मैं इनको इग्नोर करके नहीं जी पाऊंगा। तो इजराइल आगे बढ़ के पीस ट्रीटी के लिए इनके साथ तैयार हुआ और कैंप डेविड अकॉर्ड भी 5 साल में हो गए। अजय शुक्ला का कहना है कि भारत की स्थिति इजिप्ट वाली है, हम उस इजराइल रूपी चाइना के सामने खड़े हैं और चाइना आज ये मान के बैठा है कि भारत मेरा क्या बिगाड़ लेगा। जब तक आप हमला करके उसको ये नहीं बताओगे कि मैं तेरा बहुत कुछ बिगाड़ लूंगा, हालांकि हो सकता है मैं जीतू नहीं, लेकिन तू बहुत रोएगा क्योंकि तुझे बहुत तकलीफ होगी, तब तक चाइना ऑनरेबली टेबल पे आके एलएसी सेटलमेंट नहीं करेगा। काफी स्टार्क वर्ड्स हैं, हो सकता है आप डिसएग्री करें, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी था। इंटरनेट डिजिटल इकोसिस्टम भारत का जिन कानूनों की मदद से चलाया जा रहा है वो पूरे बासी हो चुके हैं। आज से 20 साल की पहले वाली दुनिया में बने कानून और कायदे 2020 के लिए पूरी तरह से इररिलेवेंट हैं, और उन कानूनों से आज का इंटरनेट चला रहे हैं तो सब गड्ढ-मड्ढ हो रहा है। वी नीड अ न्यू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट रेगुलेशंस इन इंडिया। जितना जल्दी होगा उतना सबके लिए अच्छा होगा। बहुत बढ़िया एडिट है, जरूर पढ़िएगा, गोपाल जैन का लिखा हुआ है। प्यारे दोस्तों, आपको एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, कंट्रीब्यूट करते चलिए, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री रिसोर्सेज को यूज कीजिए। कंटेंट में जुड़ना चाहें तो कंटेंट इंटर्न्स के इस लिंक पर जाएं, pteducation.com/content interns, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। कैसा लगा आज का सेशन? लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सारे क्वेश्चन के जवाब दीजिए। कल आपके साथ भेंट करेंगे सेशन नंबर 15 में। नमस्ते, जय हिंद।